ईटीवी उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं खालिद रजा खान। बिग बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं। आज हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी के सिलसिले में कि आम आदमी पार्टी क्यों है मुश्किल में। जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हुकूमत बनी है, पहले दिन से ही कुछ न कुछ तनाज़ा खड़ा होता रहा है। कभी लेफ्टिनेंट गवर्नर से तनाज़े को लेकर, तकरार को लेकर, और कभी उनके खुद के एमएलए कोई डिग्री फर्जी में फंसता है, कोई किसी और तनाज़े में। कुल मिलाकर जो आम आदमी पार्टी के एमएलए फंसते रहे हैं वो सियासी मामलों में कम और जाती यानी पर्सनल मामलों में ज्यादा फंसते रहे हैं। उस वजह से ज्यादा तनाज़े में रहे हैं। इस वजह से तमाम जो दूसरी जो जमातें हैं वो हमला करती रही हैं और आम आदमी पार्टी का इल्जाम है कि उनके खिलाफ साजिश होती रही। ताज़ा मामला है मलेर कोटला में जो नरेश यादव हैं उनके खिलाफ मजहबी किताब की बेहुरमती का मामला दर्ज हुआ है। तो अमानतुल्लाह है एमएलए दिल्ली के ओखला से, उन पर जिनसी इस्तेहसाल का इल्जाम लगा है। उसी तरह से भगवंत मान हैं, एमपी हैं आम आदमी पार्टी के, उन पर इल्जाम है कि उन्होंने वीडियोग्राफी कर ली जो कहीं ना कहीं से मना है उस तरह की वीडियोग्राफी पार्लियामेंट के अंदर, और उन्होंने उसको आम कर दिया, पब्लिक कर दिया सोशल मीडिया पर। और इसी बीच में सिद्धू, उनके बारे में ये कयासाराइयां चल रही हैं कि वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। इसी पर हम आज गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन, मुंबई में हमारे साथ हैं रवि श्रीवास्तव साहब, और दिल्ली से हमारे साथ हैं प्रोफेसर जगदीश मुखी जी, सीनियर लीडर हैं बीजेपी के और साबिक फाइनेंस मिनिस्टर हैं दिल्ली हुकूमत के। और हमारे साथ श्री जयप्रकाश अग्रवाल साहब हैं, सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के और साबिक एमपी भी रहे हैं। इनसे गुफ्तगू की शुरुआत करने से पहले हम जान लेते हैं कि कुछ जो आम आदमी पार्टी के लीडरान हैं जो तनाज़े में फंसे हैं, उनका क्या कहना है। उन्होंने पूछे, मैंने जो बात थी वो बताई। उसके अलावा न्यूज में आया खुद कि भाई अब कोई बुलाया नहीं जाएगा और कुछ ऐसे पुख्ता प्रूफ मिले नहीं, कोई ऐसा प्रूफ नहीं मिला। उसके बाद में अचानक ये वारंट लेके आ रहे हैं। तो लोकतंत्र में लोगों को जानकारी देना कौन सा गुनाह है? कहते देश की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया। उस दिन देश की सुरक्षा को खतरा पैदा क्यों नहीं होता जिस दिन आईएसआई को बुलाकर मोदी जी हमारा पठानकोट का पूरा एयर बेस दिखाते हैं, पूरे सुरक्षा के पॉइंट दिखाए जाते हैं कि आप जहां से भी नक्शा बनाना बना लो। नेक्स्टली उन्होंने पहले 3 बयान बदले हैं अपने, 3 बार उन्होंने अपनी बात को पलटा है। पहली बार उन्होंने ये कहा कि उन्होंने मेरे साथ फोन पे बदसलूकी से बात की, गलत अल्फाज इस्तेमाल किए। फिर उन्होंने सेकेंड एलिगेशन ये लगाया, सेकेंड बार उन्होंने जब अपना बयान पलटाया, जब उन्होंने ये कहा कि मेरे साथ उनके किसी घर पे मैं गई हूं, उन्होंने फोन नहीं उठाया था, एक्चुअली वो थे नहीं, तो मेरे साथ किसी 22 साल के बच्चे ने, किसी ने मुझे फोन पर मतलब बाहर आके घर पे सड़क पे धमकी दी कि ये अमानतुल्लाह साहब कह रहे हैं, जबकि वो थे नहीं घर पे। राज्यसभा से इस्तीफा मैंने इसलिए दिया कि मुझे कहा गया था कि पंजाब की तरफ मुंह नहीं करोगे और पंजाब से तुम दूर रहोगे। धर्मों में सबसे बड़ा धर्म राष्ट्र धर्म, जिससे बड़ा कोई धर्म नहीं। हमारे साथ तमाम मेहमान बातचीत में शामिल हैं। सबसे पहले गुफ्तगू की शुरुआत करते हैं आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन रवि श्रीवास्तव जी से। रवि श्रीवास्तव जी, इस बारे में क्या कहेंगे कि जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हुकूमत बनी है तब से, शुरुआत से ही आम आदमी पार्टी किसी के न किसी तौर पर तनाज़े में, किसी न किसी तरह से किसी मुश्किल में फंसती नजर आई। शुरुआत हुई एलजी के साथ तनाज़े से, उसके बाद आम आदमी पार्टी के कई एमएलए पर मामला दर्ज हुआ, कोई फर्जी डिग्री में, कोई सेक्सुअल हरासमेंट के मामले में, कई तरह से मामलात में फंसते गए। आखिर क्या वजह कि पॉलिटिकल मामले में अगर आपकी पार्टी के लीडरान एमएलए फंसते तो समझ में आता है, तमाम लोग पर्सनल और जाती मामलात में फंसते चले गए। खालिद साहब, अपनी बात शुरू करने से पहले मैं आपको एक शेर अर्ज करना चाहूंगा। जी। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। ये हमारे साथ ज्यादतियों का दौर फरवरी 2015 में जैसे ही सरकार बनी दिल्ली में ये शुरू हुआ, क्योंकि मोदी साहब इस बात को पचा नहीं पा रहे थे
कि दिल्ली के अंदर उनकी पार्टी को इतनी बड़ी शिकस्त मिलेगी कि 67 एमएलए आम आदमी पार्टी के आएंगे। ज्यादतियों के दौर शुरू हुए और ये अब मोदी जी की जो दिल्ली पुलिस है वो हर तरह से ये कोशिश कर रही है कि आम आदमी पार्टी के एमएलए को किसी ना किसी मामले में मुब्तला किया जाए, किसी ना किसी तरीके से इंप्लीकेट किया जाए। पॉलिटिकली उनके पास कोई वजूहात मिलते नहीं हैं, तो वो जाती वजहों को निकाल करके ही लोगों को हैरान करने की कोशिश करते हैं। मेरी एक बात का कोई जवाब दे, ये दो पॉलिटिकल पार्टीज के आपके पास में बड़े लीडरान मौजूद हैं कि आज तक 10 एमएलए इन्होंने अटक किए, मतलब गिरफ्तार किए, उनमें से कितने अभी तक जेल में हैं? नतीजा यह है कि यह सिर्फ एक बनाया जाता है मामला और बना करके उस आदमी को, किसी को प्रेस कॉन्फ्रेंस से घसीटा जाता है, किसी को उसके घर से उसके घर से मिसबिहेव करके उसको उठाया जाता है। कहा, जबकि यह लिखा हुआ है, पुलिस में भी लिखा है कि सेक्शन 160 के तहत जो एमएलए है उसको पहले गिरफ्तारी का नोटिस दिया जाना चाहिए। जी जी। इस तरह का कोई नोटिस दिए बिना घर से जाकर के उसे उठा के लाना और केस रजिस्टर होने से एफआईआर होने तक बराबर बयानात बदले जाते हैं, यह जाहिर करता है कि एक वेंजियंस, एक बदला लेने की वजह से आम आदमी पार्टी। चलिए आपके पास आते हैं। कुल मिलाकर एक के बाद दूसरे एमएलए आपके फंसते चले गए, चाहे वजह जो भी हो। आवाम को यह भरोसा दिलाया था आम आदमी पार्टी ने कि वो सबसे अलग है, लेकिन ऐसा लग रहा है जो वाकयात हो रहे हैं कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ। जी जी, आपके पास आते हैं, जवाब दे दूं। जी हाँ जरूर जी, आपके पास मैं आता हूं। जगदीश मुखी जी, आप इस पर क्या कहेंगे कि आम आदमी पार्टी जो भरोसा दिलाकर आई थी, लग रहा है कि दूसरी सियासी पार्टियों की तरह ही वो है, और आपकी पार्टी पर इल्जाम है कि आप खामखा का टारगेट कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की जितनी नंबर ऑफ सीट्स आई थी दिल्ली में, उससे परेशान बीजेपी रही। नरेंद्र मोदी यहां पर इल्जाम लगा कि वज़ीर-ए-आज़म तक उससे परेशान रहे और इसी वजह से तमाम आम आदमी पार्टी के लीडरान और एमएलए को हरासा किया जाता रहा। देखिए, आपने ठीक कहा है कि आम आदमी पार्टी के बहुत एमएलए पर्सनल केसेस के अंदर फंसते चले जा रहे हैं। यानी जिस मुद्दे को लेकर के सत्ता में आए थे, भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए, महिलाओं पर अत्याचार ना हो उसको रोकने के लिए सेंसिटिव गवर्नमेंट बनाएंगे, और ऐसे ही सभी मामलों के अंदर इनके एमएलए फंसते चले जा रहे हैं। और मैं समझता हूं, मैं उसकी चर्चा बाद में करता हूं, किंतु मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब ने स्वयं कहा इस बात को, मैं अराजक हूं। यानी जब आप अराजकता पर उतर आए हैं, जब आपने ये कह दिया कि ना मैं संविधान को मानता हूं, ना विधान को मानता हूं, ना किसी परिपाटी को मानता हूं, ऐसी स्थिति के अंदर स्वाभाविक है उनके एमएलए ने भी उन्हीं को फॉलो किया है। उन्होंने किसी कानून की परवाह नहीं की है। उन्होंने महिलाओं के साथ छेड़खानी करना और उनका मोलेस्टेशन या सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस और ये जाली डिग्रियां और इस प्रकार के जो पूरे भ्रष्टाचार के केसेस उनके ऊपर हैं। कोई पॉलिटिकल केस नहीं है, किसी भी तरह का कोई पॉलिटिकल केस नहीं है। भ्रष्टाचार के हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट के हैं, फैमिली, अपनी फैमिली को एक जिसे कहते हैं घरेलू हिंसा के हैं केसेस उनके ऊपर हैं। और इस प्रकार से आज 18 से ज्यादा एमएलए के खिलाफ इस प्रकार के केसेस रजिस्टर्ड हैं और 11 एमएलए इनके जेल जा चुके हैं। और उस करप्शन के आधार पर और बाकी चार्जेस के आधार पर अपनी कैबिनेट के 50% कैबिनेट के मिनिस्टर ये परिवर्तित कर चुके हैं, चेंज कर चुके हैं। ये मैं कहना चाहता हूं कि जिस मुद्दों पर सरकार आई थी उस मुद्दों से भटक करके आज इनके एमएलए जिस तरह के कारनामे कर रहे हैं उसके कारण ये बुक हो रहे हैं। जहां तक इनका कहना है, देखिए बुक हो रहे हैं, उसके कई वजूहात हैं जगदीश मुखी साहब। बीजेपी भी अछूती नहीं है। आम आदमी पार्टी के एमएलए बुक हो रहे हैं तो बीजेपी के एमएलए या बीजेपी के कुछ दीगर मिनिस्टर्स मरकजी सतह पर वो भी कम नहीं। उनके खिलाफ भी कई बड़े बड़े मामलात हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये भी मामला है। इस पर हम आएंगे, इस पर इसका जवाब आपसे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारे साथ इनको जवाब देना चाहूंगा मैं। जी जी, जवाब देना चाहूंगा। हमारे साथ जयप्रकाश अग्रवाल साहब। जयप्रकाश अग्रवाल साहब बाद में देंगे।
करेंगे। जयप्रकाश अग्रवाल, मैं प्लीज। आपके पास आता हूं। जयप्रकाश अग्रवाल साहब से जान लेते हैं कि क्या वाकई आपके लीडर, आम आदमी पार्टी के लीडर बेलगाम हो गए हैं, या इसे बीजेपी की बदले की कार्रवाई के तौर पर आप देखते हैं? कांग्रेस किस तौर पर देख रही? चूंकि कांग्रेस का कोई एमएलए तो है नहीं अभी दिल्ली में, इसलिए आपका क्या नजरिया है इस बारे में? सर, खालिद रजा साहब जी, दोनों बातों को नकारा नहीं जा सकता। पहली बात तो ये कि आप पार्टी जो आई है इसका कोई कैडर बेस्ड पार्टी तो है नहीं, एक विद्रोह से पैदा हुए और इन्होंने जो सामने आया उसको टिकट दे दिया। ये तो सिर्फ एक कहने के लिए इन्होंने कहा कि हम बहुत ही छटे हुए लोग लाए हैं और पार्टियों से अच्छे हैं, जब उनको उनका बैकग्राउंड ही नहीं मालूम। ये किसी को नहीं मालूम था इनको इतनी तादाद में वोट मिलेंगे, तो जो सामने आया उसको इन्होंने अपना उम्मीदवार बनाया। उसका नतीजा अब ये पार्टी भुगत रही है। जो विधायक जीत गए वो किसी की परवाह नहीं कर रहे, सेवा की भावना से जो काम करना चाहिए था उस पर कोई काम नहीं कर रहा। जो वायदे इन्होंने करे वो इनको किसी भी विधायक को मालूम नहीं है, तो हर आदमी लूट खसोट में लगा हुआ है। ये कैसे हो सकता है साहब? अगर भारतीय जनता पार्टी गलत काम कर रही है, जो मैं मानता हूं गलत काम कर रही है, क्योंकि पुलिस जितनी दुरुस्त होकर इनके खिलाफ काम कर रही है उतना और लोग केसेस में नहीं कर रही, ये मैं भी मानता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के दबाव में पुलिस ये सारे हथकंडे अपना रही है, लेकिन इनके विधायक भी पाक साफ नहीं है। इनके विधायकों के बारे में तो तबसरा होता है, सड़कों पर जो बात होती है वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से होती है। कोई इनको अच्छा नहीं मानता, क्योंकि कोई काम ये ऐसा नहीं कर रहा है जिससे लगे दिल्ली वालों के दिल से जुड़ना चाहते हैं जी। अब जो इन्होंने वायदे करे थे, वायदे कहाँ हैं इनके? क्या किसी को मालूम है उन वायदों पे कोई काम हो रहा है? जी। मुझे लगता है बिगर कांग्रेस के जो दिल्ली है वो उसका नजारा अब आपको देखने को मिल रहा है। जी जी, रवि श्रीवास्तव जी, आप क्या कहेंगे? आप जो तमाम तरह से आप पर हमले हो रहे हैं, लेकिन एक बात तो है कि जो वादा करके आई थी आम आदमी पार्टी की सरकार, ऐसा लग नहीं रहा है कि वो तमाम वादे पूरे हो रहे हैं। चाहे वो एक वाईफाई की बात ले लें, सिक्योरिटी की बात ले लें, औरतों के हुकूक की बात ले लें, बहुत सारे मामला हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। जिस एरिया के अंदर जो दिल्ली सरकार के अधीन सब काम आते हैं उन सब के अंदर आम आदमी पार्टी इन सबको शीशा दिखाने की हालत में है। चाहे वो स्कूलों की हालत हो, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक की बात हो, चाहे वो फ्लाईओवर वक्त से पहले और कम कीमत में बनाने की बात हो, कोई भी इशू हो, आप देखिए आम आदमी पार्टी इस वक्त सबसे आगे काम कर रही है। और सुनिए, जयप्रकाश जी ने एक बात कही, एक मिनट सर, जयप्रकाश जी, मैं जब आप बोल रहे थे मैं नहीं बोला था। जयप्रकाश जी को मैं बताना चाहता हूं कि वोट पहले मिले थे या टिकट पहले दिए गए थे, ये बात जरा सोच लीजिए। और मुखी साहब, जगदीश मुखी साहब, आपको मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि आपके दयाशंकर सिंह वो कौन से अराजक नहीं है, उन्होंने कौन सी हरकत की है यूपी के अंदर, उनको ढूंढने में पुलिस नाकाम है और टाइम्स नाउ चैनल के ऊपर वो इंटरव्यू दे रहे हैं। आपके टुन्नाजी पांडे सेकंड एसी कंपार्टमेंट के अंदर लड़की को पकड़ करके उसको बोलते हैं कि आप मेरे साथ टॉयलेट में चाहिए। ये आपके एमएलए, एमएलसी और लीडरों का आपके ये स्तर है, और आप आम आदमी पार्टी की बात करते हैं। आपको तो शर्म आनी चाहिए, आपके पास इस तरह के नेता हैं। जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, एक आप जो मंत्री भाषा को बोल रहे हैं इसका मतलब आप जस्टिफाई कर रहे हैं आपके एमएलए जो हैरेसमेंट कर रहे हैं लेडीज का, वो आप जस्टिफाई कर रहे हैं उन्हें। आप एक, ये तो शर्मनाक है, आप उन्हें जस्टिफाई कर रहे हैं इसे। और क्या कर रहे हैं आप? एक चीज को मैं आपको सिर्फ शीशा दिखा रहा हूं, शीशा, और कुछ नहीं कर रहा मैं। और सुनिए, सेक्सुअल हैरेसमेंट किया है, आप एक बात सुन लीजिए, कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे अरविंद केजरीवाल जी ने, चाहे वो फर्जी डिग्री का केस हो, चाहे वो भ्रष्टाचार का केस हो, उन्होंने खड़े खड़े अपने कैबिनेट मिनिस्टर को निकाल दिया था। कैसे कह सकते हैं आप कि अरविंद केजरीवाल का दोहरा मापदंड है? वो भ्रष्टाचार के सख्त खिलाफ है। किसी भी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप जैसे ही लगता है या कोई कन्विक्ट होता है, तुरंत निकाल करके उसको वो बाहर कर देते हैं अपनी कैबिनेट में से। आम आदमी सरकार भ्रष्टाचार में गले तक, कंठ तक डूबी हुई है। अपने मंत्रियों की एक भी ऐसा काम नहीं है जो बिना भ्रष्टाचार के होता हो दिल्ली सरकार के अंदर। जी हो, देखिए क्या क्या हाल किए उन्होंने और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की आपने, कुछ नहीं कर पाए आप। जी जी, जेपी अग्रवाल जी, आप क्या कहेंगे? क्या मामला लगता है आपको दिल्ली में? आखिर
कुछ मामला सिर्फ पर्सनल ही आम आदमी पार्टी के साथ आ रहा है, चाहे वो अभी ताज़ा मामला की अगर बात कर लें, अमानतुल्लाह खां का मामला हो या मलेरकोटला का मामला, वो और संगीन मामला लगता है कि किसी मजहबी किताब की बेहुरमती का मामला है, और वो भी इस तरह की साजिश का मामला सामने आया है कि वोट की खातिर, आम दूसरी पार्टियों की तरह वोट की खातिर इस तरह के मामलात को सामने लाया जाए, इस तरह से कम्युनलाइज करके वोट हासिल करने की कोशिश की जाए। बहुत संगीन मामला है जो मलेरकोटला का मामला आया है नरेश यादव के खिलाफ। देखिए, मैं दो बात कहता हूं इसमें। पहली बात तो ये कि लोग चुने हुए नुमाइंदों को बड़ी आदर की दृष्टि से देखते हैं और ये एहसास करते हैं या उनको ये उम्मीद होती है कि ये व्यक्ति निष्पक्ष होकर हमारे लिए काम करेगा। वो उससे किसी गलत काम की उम्मीद नहीं करते, किसी बेहुदे काम की उम्मीद नहीं करते या किसी गिरे हुए स्तर के काम की उम्मीद नहीं करते। लेकिन माफ करना, अभी मैं सुन रहा था, उन्होंने मुझे कहा कि वो कौन पहले टिकट दिया, पहले जीता, मुझे नहीं मालूम क्या बात वो कहना चाहते थे। भाई, कोई उम्मीदवार आपने चुना, वो उसके बाद चुनाव लड़ा और वो जीत गया, तो आपको मालूम था, आप जानते हो उसके बारे में? आपकी पार्टी नहीं थी तो आप कैसे जानते हो उसके बारे में? कैडर बेस्ड पार्टी होती है तो उस आदमी को डर लगता है कि मैं जिस पार्टी में हूं यहां मेरी बदनामी ना हो, मैं इस पार्टी से ताल्लुक रखता हूं, उसके नेता उस पर निगाह रखते हैं। लेकिन इनके पास वो आईना नहीं है। इन्होंने कहा था अगर किसी पे आरोप लगे तो उसे पद छोड़ देना चाहिए। इनके यहाँ तो रोज आरोप लग रहा है, आपने किसको हटा दिया सिवाय लड़ाई करने के, झगड़ा करने के। और उसके बाद अब जो आपने यादव का जिक्र किया, सर इन्होंने अच्छा काम करा है। अपने मैनिफेस्टो में आपने एक धार्मिक मुद्दा लगाकर आपने वहां फोटो दे दिया। आप धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं क्या? अगर आपका यही आईना था, यही चरित्र था, तो माफ करना, फिर दूसरों को गाली क्यों दे रहे हो भाई? और अभी कॉर्पोरेशन के चुनाव में 13 में से सिर्फ 5 सीट आई है इनकी और बहुत बुरी हालत होने वाली है। अब ये लोगों के मन से उतर गए, अब इनके पास कुछ नहीं है जी। और माफ करना, मैं बीजेपी को भी पाक साफ नहीं कहता। जगदीश मुखी जी की जो पार्टी है, सर इन्होंने क्या काम कर रहे हैं? ये सेंटर का नाजायज दबाव नॉन बीजेपी सरकारों पे गिर रहे हैं। और इन्होंने दो आपके सामने उदाहरण उत्तराखंड का और अरुणाचल का है, जहां माननीय न्यायालय ने दखल देकर उसे बचाया, वरना इन्होंने तो अपना काम कर दिया था। तो ये जो घटिया स्तर है, ये संघीय ढांचा है, इसको बचाकर रखना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी से ये मैं उम्मीद करता था कि कोई छोटा काम नहीं करेंगे, लेकिन जब से वो आए हैं, जब से दूरी सेंटर और स्टेट की ज्यादा बढ़ी है, जिससे हमारे संघीय ढांचे को नुकसान होगा। जी, कुल मिलाकर तमाम सियासी पार्टियां एक ही तरह की लगती हैं। ये और बात है कि आम आदमी पार्टी ये वादा करके आई थी, ये कह कर आई थी कि वो दूसरी सियासी पार्टियों से अलग है, वो आवाम के लिए करेगी, आवाम के लिए सोचेगी, वो हर तरह से कमिटेड है, उनके यहाँ कोई वीआईपी कल्चर नहीं है। लेकिन धीरे धीरे मामला वैसा ही निकलता है। हम इस पर गुफ्तगू जारी रखेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ हैं। रवि शास्त्री साहब, आपसे आएंगे तो जवाब भी जानेंगे। फौरन हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद टीवी उर्दू में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम बिग बुलेटिन और आज हम बिग बुलेटिन में बात करें आम आदमी पार्टी के सिलसिले में कि यके बाद दिगरे आम आदमी पार्टी क्यों मुश्किलों में फंसती जा रही है जब से दिल्ली में इसकी सरकार बनी है। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए तीनों मेहमान मौजूद हैं। रवि श्रीवास्तव साहब, आप क्या कहेंगे? ये बहुत संगीन मामला है, यकीनन इसको कहीं ना कहीं से रोका जाना चाहिए। जब मामला मजहबी किताब की बेहुरमती का सामने आता है, वो भी आम आदमी पार्टी के एक एमएलए के जरिए, इसमें ये और बात है कि आपकी तरफ से ये बात आ रही कि ये साजिश है, लेकिन मामला बहुत संगीन है। क्या आपकी पार्टी भी दीगर पार्टियों की तरह मजहबी जज्बात को उभार कर वोट हासिल करना चाहेगी? यकीनन खालिद साहब, ये एक बहुत बड़ी साजिश है। दिल्ली में मोदी जी ने एक तरीके से अघोषित इमरजेंसी का ऐलान कर रखा है। सारा ईडी, सीबीआई, पुलिस, इन सब को आम आदमी पार्टी के एमएलए के पीछे लगा के उनकी जाती जिंदगी के बारे में एक बारीकी से छानबीन करके केसेस बनाए जा रहे हैं। मैं आपसे यह बताना चाहता हूं, इन दोनों केसेस पर जो आपने एक मजहबी किताब की हुर्मती की बात की है और अमानुल्लाह खान साहब का जो केस है, इन दोनों केसेस के लिए आम आदमी पार्टी दिल्ली के उच्च न्यायालय में जाने वाली है। क्यों? कि इस चीज का दूध, पानी का पानी होना ही चाहिए।
हालात इतने खराब हैं कि मोदी सरकार दिल्ली से इतना डरी हुई है और जिस रफ्तार से दिल्ली के अंदर काम होते जा रहे हैं और सामने आते जा रहे हैं, आप देखते जाइए मोदी जी कितने लोगों को अंदर करेंगे, कितने लोगों को अरेस्ट करेंगे। अभी यहां पर देखिए पंजाब पूरा का पूरा 110 एमएलए आम आदमी पार्टी में और आएंगे, उसके बाद 40 गोवा में आम आदमी पार्टी में और आएंगे, 150 एमएलए और आएंगे। कितने लोगों को, कितने एमएलए को इस तरीके से अंदर करके ये आम आदमी पार्टी की कमर तोड़ने की कोशिश करेंगे। और जहां तक सवाल हमारे भगवंत मान जी के वीडियो का है, वहां पर जो मोदी जी आईएसआई को ला करके पठानकोट में टूरिज्म करवा रहे थे, वो सिक्योरिटी रिस्क था या एक पार्लियामेंट के अंदर वीडियो हुआ तो उसका सिक्योरिटी रिस्क है? पूरी पार्लियामेंट तो आप टीवी के ऊपर रोज दिखाते हैं, उसमें कौन सी नई बात उन्होंने कर दी है भगवंत मान जी ने? जी जगदीश मुखी साहब, आप क्या कहेंगे इस सिलसिले में? एक तो जिस तरह से इल्जाम है कि बीजेपी तमाम तरह से लोगों के खिलाफ, यानी आम आदमी पार्टी के एमएलए के खिलाफ, लीडरान के खिलाफ एक खुफिया रिपोर्ट तैयार करवा रही है, उनके खिलाफ साजिशें हो रही हैं और उनको जानबूझकर फंसाने की कोशिश हो रही है, ये इल्जाम तो लगता ही रहा है। कुल मिलाकर जिस तरह से भगवंत मान के खिलाफ कार्रवाई हुई, उस पर इन तमाम को मिलाकर मजमूई तौर पर आप क्या कहेंगे? कहावत है, छोटे मियाँ बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। मैं हैरान हूं कि संसद का सदस्य होने के बावजूद एक ऐसी संसद, विश्व के सबसे बड़े प्रजातंत्र का जो घर है, उसकी पूरी सिक्योरिटी को एक्सपोज करने का काम भगवंत मान ने किया है और हमारे श्रीवास्तव साहब उनको डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। श्रीवास्तव जी, डिफेंड क्या है सर? आप उन्हें भी डिफेंड कर रहे हैं। और आपने क्या किया? आप उन्हें भी डिफेंड कर रहे हैं। प्लीज लेट मी स्पीक। आपने प्लीज लेट मी स्पीक। यू प्लीज कैरी ऑन। मैं ये कह रहा हूं, प्लीज लेट मी स्पीक। कैरी ऑन। जी जी जी। नहीं, यू डोंट स्टॉप मी। स्पीक, आई एम नॉट स्टॉपिंग। प्लीज डोंट स्टॉप मी। जी, यू आर स्टॉपिंग इन बिटवीन। जगदीश मुखी साहब आप बोलिए। जी, मैं ये कह रहा हूं आपसे, प्लीज डोंट बी ओवर कैलेवर। मैं ये कह रहा हूं कि आप ऐसे लोगों को डिफेंड कर रहे हैं। एक मिसिज सोनी आपकी कार्यकर्ता है, उसने शिकायत की है कि मेरा एक हैरेसमेंट होता है कार्यकर्ता, आपके लीडर्स की तरफ से, आपके एमएलए की तरफ से। उसकी शिकायत वो आपके सीएम को जाके करती हैं। सीएम उनको कहते हैं कि आप उनसे कंप्रोमाइज कर लीजिए। इससे शर्मनाक बात कोई हो सकती है? और वो अपना सुसाइड कर लेती है। सुसाइड करने के पश्चात, देखिए, सुसाइड करने के आरोप, शर्मनाक है ये। आरोप मत लगाइए। एमएलए कर रहे हैं, आपके कार्यकर्ता कर रहे हैं। जो लोग, जगदीश मैं जी, सुन लीजिए जरा, सुन लीजिए, आपके पास हिम्मत रखिए सुनने की जरा। कटु सत्य सुन लीजिए प्लीज, सुनने की कोशिश करो जरा। नहीं, बीच में मत बोलो, सुनने की कोशिश करो जरा। मैं ये कह रहा हूं, आपके जो लेडीज आपके एमएलए के पास काम कराने के लिए जाते हैं, उनका हैरेसमेंट शुरू कर दिया है। आपके पास जो लेडीज जाती हैं, उनको आपने सोशल एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया है। उन्होंने सुसाइड करने शुरू कर दिए हैं। आप फिर उन्हें डिफेंड कर रहे हैं। आपके मुख्यमंत्री वो डिफेंड कर रहे हैं। इससे शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती। आप इस हद तक उतर आए हैं और ब्लेम करते हैं मोदी जी को। आपके अपने कारनामे ऐसे हैं, आपके कारनामे ऐसे हैं, आपके एमएलए कंठ डूबे हुए हैं कारनामे। तो मैंने आपके अभी गिनवा दिए कारनामे, तो आपके गिनवा दिए मैंने अभी। आप ये बताइए मुझे, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, यदि आपके महिला शिकायत कर रही है कि मेरा हैरेसमेंट किया है, हम उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे, तो आप कल प्रदर्शन इसी बात पर करेंगे? महिला की शिकायत थी, महिला की शिकायत क्योंकि आपके एमएलए के खिलाफ है, आज उसको आपको नजर नहीं आ रही है। आपके स्वयं एमएलए भ्रष्ट हैं। आपके पास लिखित बयान है क्या? देखिए, बेबुनियाद बातें मत करिए। और काउंटर इल्जाम चलता रहेगा। जेपी अग्रवाल साहब, आप क्या इस सिलसिले में बोलना चाह रहे हैं? आप ऐसी बात। सर, मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई भी दिन आखिरी दिन नहीं होता। आप पार्टी को एक भारी बहुमत मिला है, लोगों ने उनके 67 विधायक जितवा कर भेजे हैं। ये अगर अभी भी संजीदगी से काम करने की कोशिश करेंगे, अगर ये अंकुश रखेंगे, एक अच्छा डिसिप्लिन रखेंगे और वो आचरण जनता के सामने दिखाई देगा, तो माफ करना, ये किसी भी पार्टी को पछाड़ने की हिम्मत रख सकते हैं। लेकिन जब आपकी दिशा होगी जभी ना, आपकी नियत होगी जभी। लेकिन अगर मुख्यमंत्री के पास समय नहीं होगा, मंत्री अपने अपने कामों में लगे हुए हैं,
बंदर बाट में लगे हुए हैं, विधायक निरंकुश हो रहे हैं, बिल्कुल सरकार कहीं चल रही है ये दिखाई नहीं दे रहा जी। लेकिन तो अब ये एक किसी कोशिश का भी शायद की है मुकाबला आम नहीं आदमी कर पार्टी सकते। ने, ये एक लोगों ने दिशा बड़ी देने के लिए उम्मीद से पार्टी इनको को वोट सिद्धू दिया। को लाने की कोशिश की है। अब क्या कहेंगे आप इस पर? रवि श्रीवास्तव साहब, सिद्धू आपकी पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने जो बयान दिया है वो तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में सर, पत्ता खोल नहीं रहे हैं साहब के अपना पास तो कि वो कत्ल का जाएंगे केस कहां। चल रहा है। एक दिशा मिलने की तरफ देखिए, एक सर, गामजन कत्ल है का आम केस आदमी चल रहा है पार्टी, उनके ऐसा ऊपर। लग रहा है जो आप बोल रहे हैं। खालिद साहब जी। खालिद साहब, सिद्धू साहब अगर पार्टी में, आम आदमी पार्टी में शामिल होते हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और वो पंजाब में बीजेपी की पूरी कमर तोड़ने में सक्षम है। और जैसे मैंने उनके आज बयान सुने उन पे हैं, कत्ल का उन्होंने केस ये है। कहा है कि मेरा पहला प्यार उन पे जो है कत्ल का वो केस पंजाब है। है। तो अगर उनकी ये क्या बात उनकी करते हो यही पंजाब में उनका प्यार है तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी खालिद साहब, अच्छे लोगों जी। के लिए हमेशा अपने दरवाजे खुले रखती है, चाहे वो प्रगट सिंह हो, चाहे वो सिद्धू जी हो, खालिद चाहे साहब, वो उनकी ये बड़ा बेटी हो, ताज्जुब की कोई बात है। भी जी, अच्छे जेपी आदमी अग्रवाल का जी बताइए। आम ये। आदमी पार्टी में स्वागत जी। है। सर ये गलत बात कह रहे हैं। इन्होंने मुफ्ती कहा साहब, था आप बहुत- किसी भी आदमी को आप जिस पे बहुत आरोप होगा हम आप नहीं बहुत लेंगे अपनी बेचैन पार्टी हो रहे में। हैं। सिद्धू के ऊपर कत्ल का आरोप सिद्धू जी है, के छोड़ के जाने से आप उनका बहुत केस चल बेचैन रहा हो रहे है। हैं। आप ये कहो कि हम कत्ल वालों को भी अपनी पार्टी में शामिल करेंगे, आप कह दो। मैं यही तो जानना चाहता हूं आपसे। आपने क्यों शामिल आप ये रखा कहो था अब तक? जितने भी आदमी आपने क्यों दोषी शामिल हैं रखा था अब तक? हमारे यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आ जाए। मुखी जी, आपने क्यों शामिल रखा था अब तक? हमारे पास क्या है चलिए, वो? कुल मिलाकर हमारा मेंबर थोड़ी है सिद्धू। नतीजा ये निकलता है कि तमाम क्या कमाल सियासी की बात पार्टियां करते हो एक ही आप? तरह की हैं, आप- एक आप- ही आप- मामले को आप- लेकर उलझना, यानी गोया हमाम में सभी एक तरह के हैं, एक ही हुलिये में हैं, यही कहा जा सकता है। हमारे पास वक्त की तंगी, हम गुफ्तगू को आगे नहीं बढ़ा पा रहे। हम तीनों मेहमान का शुक्रिया अदा करेंगे, बहुत बहुत हमारे बिग बुलेटिन में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बिग बुलेटिन में अभी बस इतना ही। अब खालिद रजा को दीजिए इजाजत, मगर आप देखते रहिए ETV उर्दू।